नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे सबसे बड़े सरकारी और पुराने जाल पर। जी हां, आज मैं आपको कुछ नई और ताज़ा खबरों के बारे में जानकारी देने वाली हूं, जहां पर आपको मैं बताऊंगी कि बाल श्रम विद्या योजना के तहत गरीब बच्चों के लिए योगी सरकार की सराहनीय पहल हो चुकी है। और इसके अलावा लगातार 19वें दिन पेट्रोल डीजल की दर में वृद्धि की जा रही है और पेट्रोल की कीमत जहां पर 9 रुपये बढ़ चुकी है और इसके अलावा डीजल की कीमत 10 रुपये तक महंगी हो चुकी है। और इसके अलावा आपको बता दें एक और जानकारी के बारे में, जहां पर लॉकडाउन के चलते मार्च में स्थगित की जा रही है 10वीं की परीक्षाएं। और इसके अलावा आपको बता दें कि जहां चीनी बीमारी के लिए पतंजलि की दवा कोरोनिल, और इस पर आपको बताएं कि जहां पर राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने लगाई पाबंदी। और इसी के साथ एक और जानकारी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, जहां पर 26 जून को 2.5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार और पीएम मोदी और सीएम योगी रहेंगे मौजूद। तो ऐसी ही ब्रेकिंग न्यूज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल पर आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो वीडियो को बिना भगाए आखिर तक देखिए, जिससे कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बनी लाल घंटी का निशान भी जरूर दबा दें। तो चलिए बात करते हैं पहली बड़ी अहम खबर के बारे में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य के गरीब व बाल मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत कर दी है। और इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे बच्चों को स्कूल भेजने के उद्देश्य से 12,000 रुपए प्रति माह तक सालाना अनुदान देगी। बताया जा रहा है कि इसी महीने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बाल श्रम विद्या योजना की शुरुआत की गई थी। आपको बता दें कि इस योजना के तहत 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा पास करने वाले छात्रों को 6-6 हजार रुपए की जमा राशि दी जाएगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना की शुरुआत की थी, और जिसमें पहले चरण में 2000 ऐसे बच्चों का चयन किया गया था जो इस योजना के तहत बालकों को 1000 रुपए की प्रति माह राशि, जबकि बालिकाओं को 1200 रुपए की प्रति माह राशि दी जा रही है। और 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के करीब 57 जिलों में बाल मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा है और उन्हीं राज्यों से सबसे पहले इन बच्चों का चयन किया गया है। आपको बता दें कि जहां पर बाल श्रम विद्या योजना कई नई योजनाएं नहीं है, आपको बताएं कि जहां इसे लॉन्च किया गया है और बल्कि इसके पहले राज्य में कैश ट्रांसफर योजना भी चलाई जा रही है, और जिसके तहत छात्रों की सालाना 8,000 रुपए और 100 रुपए मासिक दिया जा रहा था। लेकिन अब इसी योजना के तहत इसका नाम बदल करके इसका नाम रख दिया है बाल श्रम विद्या योजना। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ 8 से 18 साल के बच्चों को मिलेगा और योजना के तहत चरण में 2000 बच्चों को इसका लाभ भी मिल चुका है। और इस योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते की डिटेल, पासपोर्ट साइज फोटो भी लगेगी। आपको बता दें कि अगर आप भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं या फिर किसी तरह से आप इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे बने कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और पता लिखकर हमें आप दे सकते हैं, जिससे हम आपकी मदद कर पाए। जी हां, आपको बता दें कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों किसी असहाय रोग से ग्रसित हो या फिर ऐसे में वे अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं और ऐसे बच्चों का चयन किया जाएगा, तो इसके लिए माता पिता को मान्यता प्राप्त डॉक्टर के प्रमाण पत्र जारी करवा देना होगा। और भूमिहीन परिवारों के आधार पर भी ऐसे बच्चों का चयन किया जाएगा और सभी लाभार्थियों के चयन के बाद उसे ईमेल ट्रैकिंग सिस्टम पर अपलोड किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अगली अहम खबर के बारे में। जी हां, आपको बता दें कि जहां डीजल की कीमत में बेतहाशा वृद्धि के बाद खड़ी हो रही है मुश्किल। जी हां, ट्रांसपोर्ट ने दी धंधा बंद करने की भी धमकी। आपको बता दें कि इसके चलते बड़े पैमाने पर परिचालन बंद हो रहे हैं और इस क्षेत्र में लोगों की आजीविका संकट में पड़ रही है। शायद पहली बार राष्ट्रीय राजधानी में पहली बार डीजल की कीमत पेट्रोल की कीमत से अधिक हो गई है और डीजल की कीमत लगातार 19वें दिन बढ़कर 80 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है, जबकि इस समय पेट्रोल की कीमत 69 रुपए प्रति लीटर है। आपको बता दें कि जहां पर कुलतराम सिंह अटवाल ने कहा है कि अगर डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की तुरंत वापसी नहीं ली जाएगी तो सड़क पर परिवहन क्षेत्र के पास परिचालन बंद करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं होगा।
आपको बता दें कि जहां पर ईंधन की कीमत में प्रतिदिन होने वाली वृद्धि के कारण छोटे ट्रांसपोर्ट को अपना कारोबार जारी रखना बड़ा मुश्किल लग रहा है। और इसी बात आपको बता दें कि जहां लॉकडाउन के बाद ट्रांसपोर्ट को सरकार की ओर से कोई भी राहत नहीं दी गई है। और आपको बता दें कि जहां पर बढ़ती परिचालन लागत को उपभोक्ताओं पर भी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि भाड़ा मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। आपको बता दें कि जहां कोविड-19 की वजह से लगाए गए लॉकडाउन की वजह से अभी स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाई है, और जिसकी वजह से मांग अभी अपने पूर्व के स्तर पर नहीं पहुंच पाई है। तो चलिए बात करते हैं अगली अहम खबर के बारे में। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते मार्च में स्थगित की जा रही हैं 10वीं की परीक्षाएं। जी हां, आपको बता दें कि कर्नाटक में मार्च माह में लॉकडाउन के चलते स्थगित हुई सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की परीक्षाएं राज्य भर में सुबह 10:30 बजे से शुरू हो गई है, और जिनका समापन 3 जुलाई को होगा। अभिभावकों के विरोध के बीच शुरू हुई इन परीक्षाओं की तैयारियों के तहत शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने बुधवार को कई केंद्रों का जायजा भी लिया है, और कर्नाटक के करीब 8.5 लाख छात्र छात्राएं इस परीक्षा में बैठेंगे। आपको बता दें कि जहां पर परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को पिछले 3 माह से परीक्षाओं का इंतजार कर रहे थे, और बेंगलुरु में एक छात्र में 3 परीक्षा केंद्र आसपास होने के कारण छात्रों को अपना केंद्र तलाशने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। और धारवाड़ में किन्हीं कारणों से 20 छात्रों को परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी गई है। आपको बता दें कि जहां पर कर्नाटक में बुधवार को चीनी बीमारी संक्रमित लोगों का आंकड़ा 10,000 के पार हो चुका है, और वहीं उल्लेखनीय प्रदेश भर के परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज किया गया है, और चीनी बीमारी वायरस के चलते छात्रों की सुरक्षा को लेकर सभी इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता दें कि जहां बीते बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने सरकार के परीक्षाएं कराने जाने वाले कदम पर इनको स्थगित करने की मांग की है, और उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि राज्य के 8.5 लाख छात्रों की जिंदगी से खेलने से बेहतर होगा कि सरकार उक्त परीक्षाएं स्थगित कर दे। और इसी के चलते बेंगलुरु में एक क्षेत्र में 3 परीक्षा केंद्र आसपास होने के कारण छात्रों को अपना केंद्र तलाश में जहां पर मशगूलें हो रही थी। और वहीं कर्नाटक में बुधवार को चीनी बीमारी संक्रमित का आंकड़ा 10,000 के पार होने के बाद ही जिसके चलते इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग उठ रही है, और मामला सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच चुका है, लेकिन न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी है। पर यह भी कहा जा रहा है कि अब परीक्षाएं स्थगित भी हो सकती हैं। तो चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। जी हां, आपको बता दें कि जहां पर चीनी बीमारी की दवा बनाने का दावा करने वाली रामदेव की कंपनी पतंजलि को अब महाराष्ट्र ने भी दे दिया है झटका। आपको बता दें कि जहां पर चीनी बीमारी की दवा बनाने वाले को दावा करने वाली रामदेव की कंपनी पतंजलि को अब महाराष्ट्र ने भी दे दिया है झटका। आपको बता दें कि जहां पर चीनी बीमारी की दवा बनाने का दावा करने वाली योग गुरु रामदेव की कंपनी जहां पर पतंजलि की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कोरोना पर राजस्थान सरकार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिया है, और महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि कोरोना के क्लिनिकल ट्रायल के बारे में अभी कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है, और ऐसे में महाराष्ट्र में इस दवा की बिक्री पर पाबंदी भी रहेगी। और इसी बीच आपको बता दें कि जहां केंद्र में आयुष मंत्रालय ने कहा है कि वह हर्बल उत्पादों से युक्त कंपनी के दस्तावेजों और उसके द्वारा विकसित दवा के विवरण की जांच भी करेगा। और केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक ने कहा कि पतंजलि दवा ला रही है और यह एक अच्छी पहल भी है, लेकिन इसके लिए उचित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है। और एक दिन पहले आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद को इन दवाओं के विवरण और अनुसंधान की जानकारी जल्द से जल्द उपलब्ध कराने और इस विषय पर विचार करने तक उन्हें विज्ञापन देने से रोक लगाई गई थी। आपको बता दें कि जहां पर रामदेव की हर्बल दवा कंपनी द्वारा किए गए दवाओं और अनुसंधान परीक्षणों से संबंधित दस्तावेज मंगलवार को मंत्रालय को भेजे गए, और उन्होंने कहा कि मंगलवार को मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट की जांच भी की जाएगी। और मंत्री ने कहा कि ऐसे समय पर जब हर कोई कोविड-19 के इलाज के लिए जूझ रहा है और इस तरह की पहल निश्चित रूप से एक अच्छी बात है, लेकिन उचित प्रक्रिया का पालन करना भी जरूरी है। और कथित वायरस दवा के बारे में नोटिस जारी हो चुका है, और एक अधिकारी ने यह भी जानकारी दी है कि कहा गया है कि कंपनी ने केवल खांसी और बुखार के खिलाफ खांसी विरोधी दवाओं के लिए आवेदन किया था। और उत्तराखंड सरकार के नोटिस के अलावा कंपनी को भी बिहार में मुकदमे का सामना भी करना पड़ सकता है।
कंपनी के खिलाफ मुजफ्फरपुर की एक अदालत में शिकायत दर्ज भी कर दी गई है। आपको बता दें कि जहां पर उत्तराखंड के आयुर्वेद विभाग के लाइसेंस अधिकारी ने यह बताते हुए कहा है कि नोटिस जारी हो चुका है और उसे चीनी बीमारी केडी को चीनी बीमारी वायरस के इलाज के रूप में लॉन्च करने की अनुमति अब नहीं मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं अगली अहम खबर के बारे में, जहां मैं आपको बताऊंगी 26 जून को 2.5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार और पीएम मोदी और सीएम योगी रहेंगे मौजूद। आपको बता दें कि जहां पर रियल एस्टेट संस्थाओं के एक समूह यूपी नरेगा ने हाल ही में योगी सरकार के साथ एक समझौता के साथ साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि जिसमें 2.5 लाख श्रमिकों की सूची प्रस्तुत की गई थी और अब इसमें 9 लाख कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गई है, जिसके बाद यह संख्या 11 लाख हो चुकी है और पहले चरण में 2.5 लाख श्रमिकों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था और सुपरटेक सुपरनोवा में आयोजित कार्यक्रम में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए नियुक्ति पत्र 26 जून से शुरू हो जाएगा और इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि हर क्षेत्र में रोजगार के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है और रियल एस्टेट का देश की जीडीपी में 10% तक का योगदान है और इस क्षेत्र में जुड़े 250 उद्योग हैं और बड़े और छोटे भी। जी हाँ, ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने में सक्षम है। और आपको बता दें कि जहां पर कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री श्रमिक से संबंधित स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करके और द्वारा नौकरियों की सूची भी सौंपी जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ मौसम के हाल के बारे में भी। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली में अगले 2 दिनों में मानसून देगा दस्तक। जी हाँ, सामान्य तौर पर मानसून दिल्ली 27 जून को पहुंचता है और मौसम विज्ञापनों के अनुसार समय के पहले मानसून के दिल्ली पहुंचने के लिए चक्रवाती प्रणाली को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो कि दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर 19 और 20 जून को बना है। और आपको बता दें कि जहां पर मानसून के आगे बढ़ने की मदद भी की गई है। आपको बता दें जहां पर मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियों के अनुकूल होती जा रही है और दिल्ली के कुछ हिस्सों में गुरुवार को पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पार हो चुका है और जहां पर अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस हो चुका है और जहां पर चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 39 डिग्री हो चुका है और हरियाणा और पंजाब के लिए मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 19 और 21 जून के बीच कुछ स्थानों पर आंधी हुई थी और वहीं पर जताया जा रहा है कि 26 जून को अब वहां पर भी ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए अब मैं चलती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल पर आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बनी लाल घंटी का निशान भी ज़रूर। तो चलिए अब मैं चलती हूँ। जय हिंद, जय भारत।